लेट्स हैव सम डिस्कशन रिगार्डिंग मेमोरी। क्या होता है मेमोरी? कंप्यूटर में मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मेमोरी की जब भी हम बात करते हैं तो एक चीज दिमाग में आती है कि जैसे ह्यूमन ब्रेन है ना, हमारे पास में भी मेमोरी है, आपके पास भी मेमोरी है, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी है। क्वेश्चन ये उठता है कि मेमोरी कितने तरीके की होती है? तो आंसर है कुछ चीजें तो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहती, है ना। जैसे पढ़ाई, जिसमें इंटरेस्ट है, जिन चीजों में इंटरेस्ट होता है वो लंबे समय तक याद रहती है, और जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहती। हम पढ़ते और भूल जाते हैं, है ना। जैसे आपसे कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछे तो आपको याद रहेगा, लेकिन अगर यही कोई क्वेश्चन पूछ ले टफ सा, तो आप हो सकता है उसका आंसर ना दे पाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो इट मींस कि देयर इज टू टाइप ऑफ मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार ये डिस्कशन कर लेते हैं कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एंड स्टोरेज? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सर मेमोरी ये होती है और स्टोरेज ये होती है? मेमोरी हमारी टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन स्टोरेज कभी भी हमारी टेम्परेरी नहीं होती, स्टोरेज हमेशा परमानेंट होती है। तो इसका मतलब कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेमोरी हमारी टेम्परेरी है और परमानेंट है, लेकिन जो परमानेंट वाली मेमोरी है उसी को हम बोलते हैं स्टोरेज। क्या ये बात समझ में आई? कंप्यूटर में दो ही तरीके की मेमोरीज होती हैं, या तो टेम्परेरी या तो परमानेंट। एक बार देखते हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी का नाम प्राइमरी मेमोरी क्यों रखा गया? क्योंकि ये वो मेमोरीज हैं जिनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, या हमारा कोई भी गैजेट, कोई भी डिवाइस काम नहीं कर सकती। वो है हमारी प्राइमरी मेमोरी। जैसे रैम का होना बहुत जरूरी है, इसलिए रैम को प्राइमरी मेमोरी में रखा गया। रोम का होना बहुत जरूरी है, इसलिए रोम को भी प्राइमरी मेमोरी में रखा गया। लेकिन वो मेमोरीज जिनके बिना हमारा कंप्यूटर चल सकता है, हम अपने कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव। तो इन सब के बिना तो काम चलाया जा सकता है, और ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में मेन डिफरेंस क्या है? मेन मेमोरी मतलब जो कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी हो, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर या कोई भी गैजेट चल ना पाए। और सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए। स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि अगर हमें कहीं पर फाइल सेव करनी है तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज करेंगे। कहीं पर फोल्डर सेव करना है, कहीं इमेजेस सेव करनी है, वीडियो सेव करनी है, तो फाइल या फोल्डर्स को सेव करने के लिए ही सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में, रैम और रोम। रैम की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम, एस रैम और डी रैम। रैम की अगर हम बात करें तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी, हम कहीं से भी मेमोरी में किसी भी डेटा को निकाल पाएं, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस। तो ये कैसी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो दो तरीके की है, एक स्टैटिक रैम है और एक डायनेमिक रैम है। जबकि रोम हमारी कितने तरीके की होती है? पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। रैम और रोम में डिफरेंस क्या है? हम लोग बहुत बार रैम और रोम पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने बहुत बार रैम और रोम के बारे में सुना भी होगा, लेकिन कभी ये सोचा नहीं होगा कि रैम का काम क्या होता है या रोम का काम क्या होता है। तो चलिए एक बार विस्तार से बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ कि बेसिकली रैम और रोम का काम होता क्या है। दिखना चाहिए हम लोग को कि रैम ये कर रही है, रोम ये कर रही है ना। आइए बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं, और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि अगर कभी भी प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछा जाए जिसमें रैम और रोम आता है, उसे इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर लगी होती है,
तो इंटरनल हो गई। और इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? वो मेमोरी जो सेमीकंडक्टर चिप से मिलकर बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर बनी होती है, आईसीज लगी होती हैं जिसके अंदर, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी होगी? तो आंसर क्या होगा? रैम और रोम। ये आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी का एग्जांपल है। इंटरनल मेमोरी कौन सी है? रैम और रोम। मेन मेमोरी कौन सी है? अगेन रैम और रोम। और प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? अगेन रैम और रोम। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई कि प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और इंटरनल मेमोरी को ही सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं। यानी ये सब चीजें क्या है? सिनोनिम है एक दूसरे की। यहां तक तो हम लोग बहुत सिंपली अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया कि जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो ये दो तरीके की होती है, रैम और रोम। रैम हमारी अगेन दो तरीके की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। जबकि रोम हमारी तीन तरीके की होती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। यहां तक हम सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि ये होता क्या है। अभी इन पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां से होती है शुरुआत। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। हमने आपको क्या बताया कि प्राइमरी मेमोरी किसे बोलते हैं? वो मेमोरी जिसके बिना हमारा कंप्यूटर या कोई भी गैजेट स्टार्ट नहीं हो सकता। कंप्यूटर या किसी भी गैजेट को स्टार्ट करने के लिए जो मेमोरी बहुत जरूरी है उसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसमें रैम और रोम तो आती ही है, लेकिन रैम और रोम के साथ साथ कैशे और रजिस्टर भी आता है। तो इसका मतलब सर जो अभी आप बता रहे थे कि प्राइमरी मेमोरी में रैम भी आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम भी आएगी, रीड ओनली मेमोरी, और इसके साथ में दो मेमोरी और भी आ रही होंगी चिपक के, और वो है कैशे और रजिस्टर। तो इसका मतलब कि हम लोग जब प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे होंगे तो उसमें रैम के बारे में पढ़ेंगे, रोम के बारे में पढ़ेंगे, कैशे के बारे में पढ़ेंगे, और रजिस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं कि रैम क्या है। बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप रैम के बारे में क्या क्या जानते हैं, है ना? क्योंकि जब आप जानते होंगे कुछ रैम के बारे में तभी आप एडिशनल बातें उसके बारे में समझ पाएंगे। तो पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि रैम क्या होती है। पहला आंसर, सर अभी आपने बताया फर्स्ट पॉइंट कि रैम प्राइमरी मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है, बिल्कुल सही। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है, बिल्कुल सही। ये पॉइंट्स तो आपको पता चल गए अभी तक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ये भी कहेंगे सर रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल सही। तो यहां तक तो हमने कुछ भी नया नहीं बताया। आइए कुछ नया सीखते हैं रैम के बारे में। रैम कैसी मेमोरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और इस रीजन की वजह से ये टेम्परेरी मेमोरी भी है। टेम्परेरी का मतलब होता है वोलाटाइल मेमोरी। टेम्परेरी का मतलब होता है कि इसमें डेटा परमानेंट स्टोर ना हो। अगर रैम में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमारे मोबाइल फोन में 4 GB रैम हो, 8 GB रैम हो, 16 GB रैम हो, 32 GB रैम हो? इतनी अलग अलग तरीके की रैम मोबाइल फोन में क्यों देखने को मिलती है, या हमारे कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में अलग अलग रैम क्यों मिलती है? क्योंकि है तो ये टेम्परेरी। डेटा को जब ये परमानेंट स्टोर करती ही नहीं तो रैम के साइज से क्या मतलब रह गया? विंडोज 11 का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो रैम आपकी मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। ऐसा क्यों? आइए बात करते हैं। अगर रैम आपकी ज्यादा होगी तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? आंसर है जितनी रैम ज्यादा होगी उतनी ही चीजों को आप एक साथ चला पाएंगे। अगर बड़े बड़े गेम्स को आपको चलाना है तो रैम का ज्यादा होना जरूरी है। मल्टीपल प्रोसेस पर एक साथ काम करना है तो रैम का होना जरूरी है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को चलाना है तो रैम का होना जरूरी है। इसका मतलब रैम क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। हम कहते हैं ना कि अगर हमें एक बड़ी सी इमारत बनानी है तो उसके लिए हमें
मजबूत करना होगा बेस। रैम क्या प्रोवाइड करती है? एक बेस प्रोवाइड करती है जिसके ऊपर सारी एप्लीकेशन रन करती हैं। एप्लीकेशन रन करती हैं इसका मतलब जब हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप किसके ऊपर ओपन होता है? जब तक हम व्हाट्सएप को ओपन करके रखते हैं वो रैम में ही तो ओपन होता है। जब हम फेसबुक को ओपन करते हैं, जब तक ओपन करके रखते हैं तब तक वो रैम में ही तो ओपन होता है। जब हम किसी गेम को खेल रहे होते हैं, उस खेलते समय उस वो कहां पर टेम्परेरी स्टोर होता है कि जब तक हम उस गेम को खेल रहे हैं तब तक वो गेम हमें दिखे। ये काम कौन करता है? रैम करता है। तो इसका मतलब रैम अपने ऊपर कई सारे सॉफ्टवेयर्स को ओपन करने में कैपेबल है। अगर रैम कम होगी तो क्या होगा? आइए इस पर भी देख लेते हैं। सपोज करिए कि आपके मोबाइल फोन में 2 GB की रैम है और आप बहुत शौकीन हैं बड़े बड़े गेम्स को खेलने के लिए। होगा क्या? आपका जो गेम का साइज था सपोज करिए 4 GB था या 3 GB था और आपके मोबाइल फोन में जो रैम लगी हुई थी वो 2 GB की थी। तो क्या आप 3 GB के रैम के आप 3 GB का गेम 2 GB के रैम के ऊपर खेल सकते हैं? यस और नो, मुझे बताइए। क्या 3 GB का गेम 2 GB के रैम के ऊपर चल पाएगा? यस और नो। कुछ कहेंगे यस सर, कुछ कहेंगे नो सर, लेकिन आपकी राय इसमें क्या है? चल जाएगा, चल जाएगा लेकिन रुक रुक के चलेगा। आप वो फील नहीं ले पाएंगे। ऐसा क्यों सर? रैम तो 2 GB की थी, गेम 3 GB का कैसे चल पा रहा है उसके ऊपर? इसका लॉजिक भी हम आगे आपको बताएंगे। वो वर्चुअल मेमोरी के सेंस से ये पॉसिबल हुआ है ना। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसके ऊपर बड़ी एप्लीकेशंस को रन कर पाएंगे लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। बफर करेगा, गेम प्रॉपर रन नहीं करेगा, रुक रुक के चलेगा तो आप चलाएंगे ही नहीं। वहीं पर अगर आपके पास 8 GB की रैम हो या 16 GB की रैम हो तो आप जितना चाहें उतनी एप्लीकेशंस को बहुत स्मूथली रन कर सकते हैं। इसलिए रैम जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से आपके मोबाइल को बिना हैंग किए सारी एप्लीकेशंस को चलाया जा सकता है। यह है अल्टीमेट पावर ऑफ रैम। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। ये देखिए रैम की फोटो आपके सामने बनी हुई। एक एक करके पॉइंट्स पर बात करते हैं। हैव अ लुक गाइस। पहला पॉइंट, रैम के पापा कौन है? रैम के फाउंडर कौन है? तो आंसर है रॉबर्ट हीथ डेनार्ड। इन्होंने रैम को डेवलप किया। रोम के पापा कौन है? रॉबर्ट हीथ डेनार्ड। तो रैम और रोम को बनाने वाले जो पर्सन हैं उनका नाम है रॉबर्ट अंकल। क्या नाम है गाइस? रॉबर्ट अंकल ने रैम को डेवलप किया। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, जो आप लोग जानते भी हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी है और वोलाटाइल है। याद रखिएगा कि टेम्परेरी को ही वोलाटाइल बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए कि रैम को टेम्परेरी क्यों रखा गया? किसी ने पूछा नहीं मुझसे, तो मैं पूछ लेता हूं आपसे। अगर हम रैम को परमानेंट रखते तो इससे नुकसान क्या होता? वाई रैम इज टेम्परेरी और वोलाटाइल इन नेचर? इसे परमानेंट क्यों नहीं किया गया? आंसर है कॉस्ट, कीमत। अगर रैम को हम टेम्परेरी से परमानेंट कर दें तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी टेम्परेरी चीज को अगर हम परमानेंट करते हैं तो उसमें लगता है पैसा। और अगर रैम महंगी होगी तो कंप्यूटर महंगे होंगे। रैम अगर महंगी होगी तो मोबाइल फोन महंगे होंगे। और अभी इतने मोबाइल फोन महंगे हैं और लैपटॉप्स महंगे हैं कि नॉर्मल इंसान एफर्ट नहीं कर पाता, है ना, पे नहीं कर पाता, खरीद नहीं पाता। तो सोचो अगर रैम को परमानेंट कर दिया जाएगा तो क्या आम इंसान इसको खरीद पाएगा? है ना, आम छोड़िए, पैसे वाला भी सोचेगा अगर रैम को परमानेंट कर देंगे तो इसकी कीमत 10 गुना हो जाएगी। इसीलिए रैम को कैसा रखा गया? टेम्परेरी रखा गया, वोलाटाइल रखा गया, है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आपको कोई लंबा सफर करना होता है तो आप ट्रेन पिक करते हैं। और ट्रेन क्या है, टेम्परेरी है या परमानेंट है? टेम्परेरी है, क्योंकि वो आपके घर में नहीं खड़ी हुई है। आप जाते हैं, उसको पैसे देते हैं, जहां तक का सफर होता है वो तय करते हैं,
और ट्रेन को छोड़कर अलविदा कहकर चले जाते हैं, है ना। तो यानी आपका जो टाइम है वो सिर्फ उसमें बैठने भर का है कि आपको वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, बस इतना काम है। वहीं पर कार परमानेंट है जो महंगी है, स्कूटी या बाइक परमानेंट है जो लिटिल बिट महंगी है। लेकिन अगर आपको ट्रेन खरीदनी होगी तो सोचिए क्या होगा। समझ में आया पॉइंट? चलिए, रैम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों करती है, यानी ये रीड भी करती है और राइट भी करती है। ये दोनों फीचर होते हैं रैम में। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बना है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों करती है। आंसर है रैम। अगला पॉइंट, रैम की स्पीड को किसमें नापा जाता है? तो आंसर है मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है या मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड में नापा जाता है। मेगाहर्ट्ज क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। सीपीयू की जो स्पीड है या कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, लेकिन इस समय जो रैम की स्पीड चल रही है वो मेगाहर्ट्ज हो सकती है, वो गीगाहर्ट्ज हो सकती है, या फिर कई बार उसको मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं कि एक सेकंड में कितनी बार रीड और राइट किया गया, दैट इज कॉल्ड मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। बताइए मुझे, क्या इतने पॉइंट्स आपको समझ में आए कि रैम को किसने डेवलप किया? रॉबर्ट हीथ डेनार्ड ने। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि टेम्परेरी या वोलाटाइल है। टेम्परेरी और वोलाटाइल का मतलब कि जब लाइट चली जाएगी या जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा या इसको शट डाउन कर दिया जाएगा तो इसमें जो भी होगा वो स्वाहा हो जाएगा। जो भी रैम के अंदर होता है वो सब डिलीट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए इसको टेम्परेरी और वोलाटाइल बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम चीजों को ये रन करते समय ओपन कर पाए, एक बेस प्रोवाइड कर पाए एप्लीकेशंस को, ये होता है रैम का काम। ठीक, तो आज के बाद जब भी आप गेम्स खेलें या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी ओपन करें तो समझ जाइए कि ये सब किसके ऊपर ओपन हो रहा है? रैम के ऊपर। तो एक बार बोल दीजिएगा, थैंक यू रैम, तुमने इतने ऊपर अपना लोड उठाया हुआ है ना, इसके लिए शुक्रिया। तो द क्रेडिट गोज टू ओनली रैम। सर राइट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? रीड और राइट का मतलब क्या है? हमने कहा कि रैम आपकी रीड और राइट दोनों करती है। इसका मतलब कि रैम का काम एप्लीकेशंस पे, सपोज करिए कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे थे या पीसी पर काम कर रहे थे, आपने नोटपैड ओपन किया और लिखना शुरू किया। अब जो आप लिख रहे हैं वो किसके ऊपर जा रहा है? आप कहेंगे सर अगर नोटपैड ओपन किया है तो जो हम लिख रहे हैं वो नोटपैड के ऊपर ही जा रहा है। लेकिन नहीं, आप जानते हैं कि जो आप लिख पा रहे हैं नोटपैड के ऊपर वो किसके थ्रू हो रहा है? रैम के थ्रू। रीड कर पा रहे हैं और लिखा हुआ पढ़ भी पा रहे हैं तो ये भी किसके थ्रू पॉसिबल है? रैम के थ्रू। क्योंकि उस एप्लीकेशन को किसने ओपन करके रखा हुआ है? रैम ने। इसीलिए हम बोलते हैं कि रैम क्या है? रीड और राइट है। अब इसी बात पे एक क्वेश्चन और समझिए। हमने कहा मान लीजिए कि आप नोटपैड ओपन करते हैं और उस पर कुछ भी लिखना शुरू करते हैं। अब जब आप नोटपैड पर कुछ भी लिख रहे हैं तो वो कहां जा रहा है? वो रैम में जा रहा है। लेकिन अगर आपने रैम की उस फाइल को सेव कर दिया तो सेव करने के बाद वो डॉक्यूमेंट रैम से उठकर कहां जाता है, मुझे ये बताइए। अब वो रैम में नहीं रहा। रैम में कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक रहता है जब तक आप उसको सेव नहीं करते, और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं वो डॉक्यूमेंट, वो फाइल रैम से उठकर कहीं चली जाती है। क्वेश्चन है कहां? सोचिए, वो पर्टिकुलर फाइल रैम से उठकर कहां जा रही होगी, ये आपको बताना है। कुछ सोचिए, कुछ आइडिया लगाइए। तो एक आंसर आया सर रोम में शायद, दूसरा आंसर आया रोम में, तीसरा आंसर आया रोम में, चौथा आंसर आया रोम में, और आप सभी का आंसर बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। मुबारक, सभी का आंसर गलत है। एक आंसर सही आया है रितेश कुमार का, जो बिल्कुल सही है,
और वो है सेकेंडरी मेमोरी में, यानी हार्ड डिस्क में। जब भी हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं वो रैम से उठकर हार्ड डिस्क में चली जाती है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज में चली जाती है, रोम में नहीं जाती। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब कि जब तक हम रैम में लिख रहे थे, जब तक हम कहां लिख रहे थे, नोटपैड पर, जब तक हम एमएस वर्ड में लिख रहे थे, जब तक हम एमएस एक्सेल में लिख रहे थे, जब तक पावर पॉइंट में लिख रहे थे, तब तक वो डॉक्यूमेंट रैम में रहा। लेकिन जैसे ही उसको हमने सेव कर दिया वो रैम से उठकर कहां पहुंच गया, हार्ड डिस्क में। कहां पहुंच गया, सेकेंडरी स्टोरेज में। क्या ये बात समझ में आई? और अगर हम उस फाइल को सेव ही ना करें, सपोज करिए हमने नोटपैड ओपन किया, लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, वो रैम में है, लेकिन अगर हमने उस फाइल को सेव ही नहीं किया और कंप्यूटर बंद कर दिया तो क्या होगा, क्या बता सकते? बिल्कुल, क्या होगा, वो फाइल लॉस हो जाएगी, यानी वो फाइल हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि रैम में हमने उसको हार्ड डिस्क में तो भेजा ही नहीं, हमने उसको सेव किया ही नहीं। और रैम कैसी है, टेम्परेरी यानी वोलाटाइल, तो इसका मतलब वो जो पार्टिकुलर फाइल है वो स्वाहा हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी, है ना, वो हमें वापस से नहीं मिलने वाली। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रैम। रैम की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में या मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड में? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? बिल्कुल आ गई होंगी। अब बात करते हैं रैम के टाइप्स की। रैम हमने बताया ये एक टेम्परेरी मेमोरी है जिसके ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस को ओपन करके रखा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रैम को दो तरीके में डिवाइड किया गया है, एक है एस रैम और एक है डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, जबकि डी रैम की फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। क्लियर है गाइस? यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो आप पूछिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, इनको समझाते हैं कि क्या होता है एस रैम और क्या होता है डायनेमिक रैम। बहुत बढ़िया। अब अगर हम एस रैम को क्लासीफाई करें और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रैम कितने तरीके की होती है, तो आप कहेंगे तीन तरीके की होती है। सर आप तो कह रहे हैं कि दो तरीके की होती है, तीसरा तरीका कौन है? अभी हम बताएंगे। लेकिन बेसिकली जो आपकी रैम है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में वो दो ही होती है, एस रैम और डी रैम। तीसरी जो रैम है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसे बोलते हैं एस डी रैम। एस डी रैम जो कि एक तरीके का डी रैम का एडवांस्ड वर्जन है। सर डी रैम का एडवांस्ड वर्जन है, इसका मतलब कि वो डी रैम का प्रकार हो गया। तो इसका मतलब रैम हमारी दो ही तरीके की हुई, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। डायनेमिक का एडवांस्ड वर्जन हो गया एस डी रैम। बताएंगे उसके बारे में, आइए। तो पहला है, दो तरीके की रैम होती है, पहली है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का काम क्या है? यूज टू क्रिएट अ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो बहुत फास्टेस्ट मेमोरी में काउंट की जाती है, लेकिन कैश मेमोरी को हम लोग दूसरे नंबर की फास्टेस्ट मेमोरी में रखते हैं, क्योंकि पहले नंबर की जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो रजिस्टर है और दूसरे नंबर की जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो कैशे है। तो कैशे मेमोरी को बनाने के लिए स्टैटिक रैम की मदद लेते हैं। स्टैटिक रैम की मदद से हम क्या बनाते हैं, कैश मेमोरी बनाते हैं। अब ये मत पूछिएगा कि सर कैश मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्यों मत पूछिएगा, क्योंकि इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि एस रैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैम है। दूसरा, स्टैटिक रैम की मदद से हम कैश मेमोरी को डेवलप करते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये फास्टेस्ट मेमोरी है, लेकिन ये बहुत फास्टेस्ट नहीं है, ये दूसरे नंबर की फास्टेस्ट मेमोरी है, क्योंकि पहले नंबर की जो फास्टेस्ट है वो रजिस्टर है। मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर। एस रैम जिससे मिलके बनी होती है वो क्या है, ट्रांजिस्टर है। अब ये भी मत पूछिएगा कि सर ट्रांजिस्टर क्या होता है, क्यों नहीं पूछिएगा, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर अगर आप समझने लगेंगे तो आप पहुंच जाएंगे फिजिक्स में।
और हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर। इसके पीछे फिजिक्स जरूर है, क्योंकि अगर आपको ट्रांजिस्टर बनाना है तो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लॉजिक गेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको यूनिवर्सल गेट की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो आपको इसमें महारथी नहीं बन रहा है, सिर्फ क्वेश्चन आए उसका आंसर कर लेना है, इतनी नॉलेज आप लेकर चलिए। तो एस रैम के बारे में क्या क्या बातें हमें समझनी है। नंबर वन, इसकी फुल फॉर्म स्टैटिक रैम, इसकी मदद से हम कैश मेमोरी को बनाते हैं। नंबर टू, ये फास्टेस्ट मेमोरी है, स्टैटिक रैम इज फास्टेस्ट। लेकिन ये किससे फास्टेस्ट है? ये आगे आने वाली दूसरी जो रैम है, डायनेमिक रैम, उसके कंपैरिजन में ये फास्टेस्ट है ना, फास्टेस्ट मेमोरी। दूसरा, ये मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। तो ये चार बातें क्या आपको याद होगी? बिल्कुल सही, ये बातें आपको याद ही तो करनी। स्टैटिक रैम, मेड अप ऑफ कैश मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी और मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर। स्टैटिक रैम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कैश मेमोरी को तैयार करते हैं। तो कैश मेमोरी को बनाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? स्टैटिक रैम की मदद ली जाती है। क्योंकि कैश मेमोरी बहुत फास्ट होती है, इसलिए स्टैटिक रैम भी क्या हो गई, फास्ट हो गई। जबकि अगर हम बात करें दूसरे तरीके की रैम की, जो कि डायनेमिक रैम है, ये स्लोएस्ट है। ये किससे स्लोएस्ट है? तो ये स्टैटिक रैम से स्लोएस्ट है। तीसरा पॉइंट, नीड रिफ्रेश। ऐसी कौन सी रैम है जिसे बार बार रिफ्रेश होने की रिक्वायरमेंट होती है, जो अपने आप को बार बार रिफ्रेश करती है? तो आंसर है डायनेमिक रैम। यूज्ड इन लैपटॉप, पीसी और मोबाइल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसी कौन सी रैम है जो हमारे मोबाइल फोन में, जो हमारे स्मार्टफोन में, जो हमारे लैपटॉप में लगी होती है? आंसर है डायनेमिक रैम। यही वो रैम है जो हमारे सभी डिवाइसेस में लगी होती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि उस रैम का नाम बताइए जो बार बार रिफ्रेश होती है, उस रैम का नाम बताइए जो हमारे लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में होती है। तो आंसर है डायनेमिक रैम, यूज्ड इन लैपटॉप, पीसी और मोबाइल। और लास्ट है, इट इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है। तो क्या आपको यह समझ में आया कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या अंतर है? बिल्कुल समझ में आया होगा। एक लाइन में अगर दोनों को डिस्क्राइब करें तो क्या बोल सकते हैं? सर, स्टैटिक रैम की मदद से कैश मेमोरी को बनाते हैं, जबकि डायनेमिक रैम वो रैम है जो हमारे गैजेट्स में, हमारे लैपटॉप में, पीसी में, स्मार्टफोन में, मोबाइल फोन में, टैबलेट में, है ना, इन सब में देखने को मिलती है। ये है डायनेमिक रैम। कौन सी रैम ऐसी है जो फास्ट है? तो स्टैटिक रैम फास्ट है, और डायनेमिक रैम एस रैम के कंपैरिजन में क्या है, स्लो है। डी रैम रिफ्रेश होती है बार बार, लेकिन स्टैटिक रैम कोई भी रिफ्रेश नहीं होती। डायनेमिक रैम कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है, जबकि स्टैटिक रैम ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है। तो ये डिफरेंस हो गया स्टैटिक रैम में और डायनेमिक रैम में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा? हम लोगों ने समझा रैम के बारे में कि रैम का काम क्या होता है। ये टेम्परेरी है, ये वोलाटाइल है, ये मेन मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये रीड और राइट दोनों हो सकती है। इसके पापा हैं रॉबर्ट हीथ डेनार्ड। हम लोग ने ये भी समझा कि रैम जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा सिस्टम हैंग कम करेगा। फिर हम लोग ने ये समझा कि रैम दो तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। जहां स्टैटिक रैम फास्टेस्ट है, डायनेमिक रैम स्लो है। स्टैटिक रैम की मदद से कैश मेमोरी बनाते हैं, डायनेमिक रैम लैपटॉप्स में, पीसीज में इस्तेमाल की जाती है। रैम की स्पीड को मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड या मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। इतने पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। एनी कंफ्यूजन गाइस? चीजें समझ में आ रही हैं बढ़िया तरीके से, यस और नो, ये भी बताइएगा। अगर इस तरीके की थ्योरी आप पढ़ेंगे और इतना डिटेल में आप पढ़ेंगे तो 100 में से, यानी फुल आउट ऑफ फुल 100% आप स्कोर करेंगे, है ना। बस चीजों को बेहतर तरीके से समझना है और उसको बार बार रिवाइज करना। आगे बढ़े, यहां तक हो गया।
एस रैम मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर और डी रैम इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर। अब बात करते हैं डी रैम की, जो कि दूसरे नंबर की रैम है। डायनेमिक रैम को बहुत एडवांस बनाया गया। क्यों? क्यों डायनेमिक रैम पर ज्यादा काम किया गया? रीजन है क्योंकि इसका इस्तेमाल लैपटॉप में किया जाता है, पीसी में किया जाता है, मोबाइल फोन्स में किया जाता है, तो इस पर बहुत ज्यादा काम किया गया और इतना काम किया गया कि इसको एक नया नाम दे दिया गया, एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, है ना। वैसे तो आप लोग जानते हैं कई सरकारें भले ही काम ना करें लेकिन नाम बदल देती हैं, है ना। जगह का नाम भी बहुत बदला जाता है कि भले ही काम ना हो लेकिन नाम बदल के अपना नाम तो होगा, है ना। वैसे ही कई बार क्या करते हैं कि काम होने पर भी नाम बदल दिया जाता है। तो डी रैम जो अभी तक चल रही थी उसका एडवांस्ड फॉर्म ले आए और नाम रख दिया गया एस डी रैम। इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम इसको बोलते हैं। इसको एस डी रैम को कई बार कैंडिडेट ये कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बताइए, एस डी रैम को स्टैटिक डायनेमिक रैम नहीं बोलते हैं? क्योंकि अभी आपने बताया एक तो स्टैटिक रैम है, एक डायनेमिक रैम है। अब आप कह रहे हैं कि एस डी रैम की फुल फॉर्म सिंक्रोनस डायनेमिक रैम है, ऐसा क्यों? बताइएगा इसके बारे में, आइए समझते हैं। डायनेमिक रैम की ही एडवांस्ड फॉर्म है एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। और क्वेश्चन ये उठता है कि सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनस? सिंक करने का मतलब क्या होता है? अगर हम सिंक्रोनस हटा दें, इसको शॉर्ट में बोले तो सिंक कहा जाता है। सिंक का मतलब क्या है? सिंक करने का मतलब यह है कि ऐसी रैम जो टाइम के साथ में काम करे। टाइम के साथ में काम करने का मतलब आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन में या लैपटॉप में एक टाइमर लगा होता है नीचे, जिसमें टाइम चलता रहता है। जैसे आपकी घड़ी है ना, जैसे वॉच, वैसे ही आपके स्मार्टफोन में भी वॉच है, वैसे ही आपके लैपटॉप में भी नीचे टाइमर है। उस टाइमर के साथ में लिंक करके, सिंक करके जो रैम काम करती है वो है एस डी रैम। क्या आपने कभी ये देखा है कि सपोज करिए कि आपके मोबाइल का डेट और टाइम गलत आ रहा हो और आप इंटरनेट को चलाने की कोशिश करें तो चलेगा नहीं। आप अपने मोबाइल को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे इंटरनेट से अगर उसका डेट और टाइम गलत आ रहा होगा, तो नेट ही नहीं चलेगा। पहले आपको डेट और टाइम सही करना होगा, तभी आप इंटरनेट को चला पाएंगे, अदरवाइज नहीं चलेगा, है ना। ये शायद आपने कभी कभी फील किया हो। रीजन है एस डी रैम, जो कि टाइम के साथ में लिंक करके आपके सिस्टम को रखती है और इस रीजन की वजह से इसको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। सिंक्रोनस का मतलब टाइम के साथ में लिंक, डी रैम का मतलब जो अभी हमने आपको बताया लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन में यूज होने वाली रैम, इसलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। वेरी गुड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ऐसी कौन सी रैम है जो टाइमर के साथ में लिंक होकर चलती है, तो आप कहेंगे वेरी गुड, डायनेमिक रैम का एडवांस्ड फॉर्म एस डी रैम। बहुत बढ़िया। अब एस डी रैम पर बहुत काम किया गया और एस डी रैम का भी एडवांस्ड वर्जन बना दिया गया जिसको नाम दिया गया डीडीआर। आप अगर इस समय मार्केट में जाएं और शॉपकीपर से कहें कि हमें रैम दे दीजिए, तो वो आपसे पूछेगा कौन सी, DDR1 दे, DDR2 दे, DDR3 दे, DDR4 दे या DDR5 दे। DDR का मतलब क्या है? डबल डेटा रेट। बहुत सारे तरीके की रैम है, 1 2 3 4 5, तो आप क्या बोलेंगे, आपको कौन सी चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रोसेसर है। अगर प्रोसेसर हल्का है तो रैम हल्की लगेगी, प्रोसेसर नया है तो रैम बढ़िया लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये डिपेंड करेगा आपके मोबाइल फोन या आपके लैपटॉप के सीपीयू यानी प्रोसेसर के ऊपर कि कौन सी रैम आपके लैपटॉप में या पीसी में लग सकती है, जिसे DDR1 2 3 4 5 के नाम से जानते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। DDR की फुल फॉर्म क्या होती है? डबल डेटा रेट। DDR क्या है? डायनेमिक रैम का ही एडवांस्ड फॉर्म है, एसडी रैम का ही एडवांस्ड फॉर्म है। बात तो इसी की हो रही है डायनेमिक रैम की, और इसी का तो एडवांस्ड फॉर्म है DDR।
एसडी रैम का ही तो एडवांस्ड फॉर्म है डीडीआर। तो हमें याद क्या रखना है कि डीडीआर की फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट, और ये 1 2 3 4 5 अलग अलग कैटेगरी में आती है। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन उठता है, सर डबल डेटा रेट का मतलब क्या है? डबल डेटा रेट का मतलब है एक ऐसी रैम जिसमें आगे भी लिखा जा सकता है और उसके पीछे भी लिखा जा सकता है, यानी दोनों एंड पर रीड और राइट करना पॉसिबल है, वो है डबल डेटा रेट। जैसे अगर 16 जीबी की रैम है तो 8 जीबी ऊपर है और 8 जीबी नीचे है, दोनों तरफ से रीड और राइट पॉसिबल है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डबल डेटा रेट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि रैम तो बेसिकली दो ही तरीके की है, एक एस रैम और एक डायनेमिक रैम। जबकि डायनेमिक रैम को एडवांस्ड किया गया और नाम दिया गया एसडी रैम। एसडी रैम को सिंक किया गया किसके साथ? नीचे टाइमर के साथ। और एसडी रैम का ही एडवांस्ड फॉर्म बनाया गया जिसका नाम है डीडीआर, डबल डेटा रेट, जो 1 2 3 4 5 अलग अलग कैटेगरी में अवेलेबल है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस सर। अगर समझ में आ गई तो भी बढ़िया, और नहीं आई तो भी बोलो यस सर, बात समझ में आ गई। क्लियर है? चलिए, तो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। रैम के बारे में तो बहुत चर्चा हमने कर ली, और ये भी देखा कि सर इतनी बड़ी रैम है, इतनी सारी रैम है, लेकिन फिर भी रैम टेम्परेरी है ना, रैम परमानेंट नहीं। तो अब बात कर लेते हैं एक ऐसी प्राइमरी मेमोरी के बारे में जो कि परमानेंट है। तो ये भी प्राइमरी मेमोरी है, तो ये भी मेन मेमोरी है, तो ये भी सेमीकंडक्टर मेमोरी, लेकिन ये भाई साहब कैसे हैं? परमानेंट है। परमानेंट क्यों है? क्योंकि इनका नाम है रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसको राइट नहीं किया जा सकता, जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, वो है आपकी रोम। अब हम आपसे कहें कि जो हम प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं, है ना, इस पर कुछ लिख के दिखाओ, आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि एक तरीके से ये आपके लिए क्या हो गई? रोम हो गई, ये रीड ओनली मेमोरी हो गई। तो आइए इस पर डिटेल पे बात करते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसका काम क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। रोम का इस्तेमाल किया जाता है बूटिंग के दौरान। जब हमारा मोबाइल फोन या जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उस समय पर जो मेमोरी काम करती है वो है रोम। फिर से एक बार, रोम का काम है कंप्यूटर को बूट करवाना, कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करना। और इस पर्पस से रोम क्या है? परमानेंट है, क्योंकि ये फाइल्स को एक जगह पर स्टोर करने में मदद करती है, पहला। दूसरा काम, ध्यान से सुनिएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मैन्युफैक्चरर होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखता है जो वो रोम में स्टोर कर देता है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कंप्यूटर या लैपटॉप को बनाते समय, मोबाइल फोन्स को बनाते समय कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो रोम में लिखे जाते हैं, जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, बूट कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं? ये इंस्ट्रक्शन रोम में लिखे जाते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। फिर से एक बार, आपने शायद ये नाम सुना होगा, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही फर्मवेयर बोलते हैं। सर ये बताइए कि रोम में कैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं जो मैन्युफैक्चरर लिखता है बनाते समय? आइए देखते हैं। आपने कभी ये एनालाइज किया है कि जब आप अपने मोबाइल फोन को ओपन करते हैं या लैपटॉप को ओपन करते हैं, तो वहां पर एक सुंदर सी लोगो बन के आती है ना? जैसे आपका अगर मोबाइल फोन एप्पल का है तो उसमें एप्पल का लोगो बन के आएगा ऑन होने पर। अगर रियलमी का है ना, तो रियलमी जैसी फील आएगी। रेडमी का है तो रेडमी लिख कर आएगा, है ना। किसी और चाइना कंपनी का है तो उसका नाम लिख कर आएगा। सैमसंग का है तो सैमसंग का लोगो बन के आएगा या लिख कर आएगा सैमसंग। तो क्वेश्चन ये उठता है
क्या जहां पर सैमसंग का लोगो है, रियलमी का लोगो है, रेडमी का लोगो है, ओप्पो का लोगो है, सैमसंग का लोगो है, क्या वहां पर आपकी फोटो आ सकती है? सोचो। आप चाहते हैं कि उस लोगो की जगह पर आपकी फोटो आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? यस और नो? यस और नो? बताइए मुझे। तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। आप जितने भी रुपए खर्च कर दीजिए, है ना, वो आप अपनी फोटो वहां पर नहीं लगवा पाएंगे या मनचाही फोटो नहीं लगवा सकते। क्यों सर? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रोम में सेव कर दिए गए कि ओपन होने पर ये लोगो बन के आएगा, इतना टाइम लगेगा बूट होने में, ऑन होने में। ये इंस्ट्रक्शंस कहां पर लिखे गए? रोम में लिखे गए। तो रोम का काम बेसिकली आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि रोम एक परमानेंट मेमोरी है, नंबर वन, जिसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है, नंबर टू, इसे मेन मेमोरी भी बोला जाता है, और रोम का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, जो कि परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, इसका मतलब एक बार जो रोम में इंस्ट्रक्शन लिख दिए तो उसके बाद तो रोम अपने आप की भी नहीं सुनती, है ना, ये है रोम। तो एक बार जो रोम ने कमिटमेंट कर ली तो फिर तो ये अपने आप की भी नहीं सुनती। इसका मतलब क्या रोम में कोई भी बदलाव किया जा सकता है? क्या रोम में कोई भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है? क्या रोम को कभी एडिट किया जा सकता है? कभी नहीं। रैम में कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसके एंड से? हम लोग के एंड से, यूजर के एंड से। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर चाहे तो क्या वो बदलाव कर सकता है? अब सोचिए, मैं गया सैमसंग के पास, मैंने सैमसंग के जहां जो बॉस था, उसका ओनर था कंपनी का, मैंने कहा भाई साहब इधर आइए। उसने कहा बताइए। मैंने कहा मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, जैसे ही मैं अपने मोबाइल को ओपन करूं मेरी फोटो लगा दीजिएगा। उसने कहा जी सरकार, और बताइए और क्या सेवा करें आपकी? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब कि मैं खुद जो काम नहीं कर पा रहा था, वो अगर मुझे करवाना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? उस कंपनी के पास में जाऊंगा, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास में जाऊंगा, और वहां उसको दूंगा कुछ खोखे, है ना, कुछ अमाउंट, और उससे कहूंगा कि ये बदलाव कर दो, तो वो कर देगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकती है, लेकिन हम और आप उसमें बदलाव करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं। क्या ये बात समझ में आई? आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। इससे पहले कि हम आपको रोम की और डिटेल में लेकर चले, एक छोटा सा पॉइंट जो आपको समझना है वो यहीं पर समझ लीजिए। पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बूटिंग में मदद करती है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बूटिंग में मदद करती है, तो आंसर क्या होगा गाइस? सोचिए। बिल्कुल सही आंसर होगा रोम। ये बूटिंग में मदद करती है। लेकिन ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल स्टोर होती है? फिर से, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल सेव होती है? वो है रैम। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? आइए समझते हैं इसको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बूटिंग में मदद करती है, हेल्प करती है, तो आंसर होगा रोम। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए ऐसी कौन सी मेमोरी है जो बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को होल्ड करके रखती है, वो होगी रैम। सर क्या डिफरेंस है? रैम कैसे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में? आइए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप मुझे एक आंसर बताइए, क्या बूटिंग हम बार बार करते हैं कि एक बार करते हैं? क्या हम जब अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो क्या फिर से ऑन करने के लिए फिर से बूटिंग होती है? फिर से हमने शट डाउन कर दिया, फिर से बूटिंग होगी हर बार? तो बूटिंग बार बार होती है या एक बार होती है जिंदगी में?
जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो क्या तभी बूटिंग होती है, या जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब तब बूटिंग होती है? ये बताइए। सर नॉर्मल सी बात है, जितनी बार हम अपने मोबाइल फोन को बंद करके खोलेंगे उतनी बार बूटिंग होगी। जितनी बार मोबाइल फोन, जितनी बार लैपटॉप, जितनी बार टैबलेट को बंद करके ऑन करेंगे उतनी बार कंप्यूटर बूट होता है। तो इसका मतलब साफ है कि बूटिंग एक टेम्परेरी प्रोसेस है। टेम्परेरी का मतलब जैसे ही सिस्टम बंद, फाइल्स लॉस्ट। इसका मतलब हर बार हो रही है। हर बार का मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल जहां पर लोड हो रही है वो जगह कौन सी है? रैम। लेकिन बूटिंग में जो मदद कर रही है वो कौन सी है? परमानेंट मेमोरी, जो कि है रोम। क्या ये बातें समझ में आई? अभी एमसीक्यूज जब करवाएंगे ना तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बस कॉन्सेप्ट को अभी समझते हुए चलिए। एक बार बताइए, कोई डाउट इसमें कि बूटिंग में हेल्प करे तो रोम होगा और बूटिंग की फाइल्स जहां सेव होंगी वो जगह रैम कहलाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग रोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, ये रीड ओनली मेमोरी है। बिल्कुल सही, जिसे सिर्फ रीड किया जा सकता है। और ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको रीड और राइट दोनों किया जा सकता है? सर रैम, जिसको रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। ये परमानेंट मेमोरी है। बिल्कुल सही। हेल्प्स इन बूटिंग, जिसे बूटिंग में मदद करने के लिए बनाया गया है कि कंप्यूटर हमारा आसानी से बूट हो जाए। हेल्प्स इन बूटिंग। नॉन वोलाटाइल इन नेचर मींस परमानेंट इन नेचर। टेम्परेरी मतलब वोलाटाइल और परमानेंट मतलब नॉन वोलाटाइल। ठीक है। यूज टू स्टोर बायोस सॉफ्टवेयर। अब रोम है क्या? ये एक नंबर का क्वेश्चन कंफर्म बनता है आपके एग्जाम में, डैम श्योर। ध्यान से समझिए, रोम क्या है। अगर कभी भी हम आपसे पूछे रोम क्या है तो आप कहिएगा सर रोम एक घर है जिसमें बायोस रहता है। रोम एक घर है जिसमें बायोस रहता है। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। बायोस क्या होता है? व्हाट इज बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर को रहने के लिए एक घर चाहिए, वो घर है रोम। इस बात को याद रखिएगा कि बायोस एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को रहने के लिए घर चाहिए और वो घर है रोम। अब ये बायोस का काम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रोम की मदद से बूटिंग की जाती है। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट का मतलब जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको जगाने का काम बायोस का है। इनको जगाने का काम बायोस का है। इसका मतलब कि जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं बायोस एक्टिवेट हो जाता है और बायोस सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइसेस से कहता है उठ जाओ। यूजर ने तुम्हें उठाया है। आउटपुट डिवाइसेस से कहता है बायोस तुम भी उठ जाओ और काम में लग जाओ, क्योंकि यूजर ने बूटिंग कर दी है। अब यूजर के साथ में मिलकर काम करो। ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ये इंस्ट्रक्शन देता है बायोस। बायोस कैसा है? जैसे हमारे घर के बड़े है ना, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उठकर हम लोग को उठाते हैं कि चलो उठो जल्दी से, काम में लगो, है ना, फटाफट सारा काम करो। यस और नो? ये है हमारा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कहाँ रहता है? रोम में रहता है। तो अगर एग्जाम में कभी भी आपसे पूछें कि बायोस सॉफ्टवेयर कहाँ पर स्टोर होगा तो आप कहेंगे रोम में। या ये पूछें कि रोम के अंदर क्या स्टोर होता है तो आप कहेंगे बायोस, जिसकी मदद से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को उठाने का काम किया जाता है या इनको एक्टिवेट करने का काम किया जाता है। वेरी गुड। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं? एक नंबर का डैम श्योर क्वेश्चन है। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं, जिनको कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। लेकिन सचिन सर ने कहा था कि कुछ रोकड़ा वोकड़ा देकर, है ना, कुछ पैसे वैसे देकर काम करवाया जा सकता है, लेकिन वो भी मैन्युफैक्चरर कर सकता है और कोई नहीं। तो इसका मतलब रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर कहते हैं,
और फर्मवेयर को अपडेट करने का काम मैन्युफैक्चरर का होता है, हम और आपका नहीं होता। वेरी गुड। नॉट मॉडिफाइड, रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसको मॉडिफाई कर पाना हम और आपके लिए पॉसिबल नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे ये काम। फर्मवेयर क्या है? क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फर्मवेयर क्या है। ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये बोथ ऑफ दीज है, ये नन ऑफ दीज है। तो फर्मवेयर क्या है? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं, और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। लेकिन सर फर्मवेयर तो हमें अभी भी समझ में नहीं आया, क्यों? आ गया क्या समझ में? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही बोलता कि सर ये तो हम समझ गए कि रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं, हम ये भी समझ गए कि फर्मवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, हम ये भी समझ गए कि फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कि फर्मवेयर बेसिकली है क्या। आइए इसको देखते हैं। आपके घर में टीवी का रिमोट होगा, आपके घर में हो सकता है एसी का रिमोट भी हो, आपके घर में बहुत सारे अलग अलग रिमोट भी हो सकते हैं, है ना? गीजर का रिमोट, फैन का रिमोट, आजकल हर एक के रिमोट आ चुके हैं। ये रिमोट क्या है? क्या ये रिमोट हार्डवेयर है? क्या ये रिमोट सॉफ्टवेयर है? क्या है ये रिमोट? ये रिमोट हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, यानी एक हार्डवेयर और उसके अंदर लगा हुआ है सॉफ्टवेयर। तो ये रिमोट क्या है? ये एक फर्मवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। वो हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है ना, दैट इज कॉल्ड फर्मवेयर। क्या ये बात समझ में आई? रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल, कैमरे का रिमोट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ट्रैफिक सिग्नल्स क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन जो कि फर्मवेयर है। सीसीटीवी क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन यानी फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या होता है? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जिनको आम जनता मॉडिफाई नहीं कर सकती, जिसको आम आदमी पार्टी नहीं, आम जनता मॉडिफाई नहीं कर सकती, है ना, उन्हें बोलते हैं फर्मवेयर, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? ठीक, कुछ कुछ समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं गाइस। रोम कितने प्रकार की होती है? रोम के टाइप्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। रोम बेसिकली 4 तरीके की होती है। सर लिखा है 3, आप बोल रहे हैं 4, बिल्कुल सही। इसी पर तो करना है आपको विचार। आइए समझते हैं। रोम है पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। वैसे मेनली रोम हमारी 3 ही तरीके की होती है, लेकिन क्योंकि जमाना इतना एडवांस हो चुका है कि एक चौथे तरीके की रोम भी आ चुकी है, वो है मास्क रोम, MASK मास्क, ROM रोम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बात करेंगे उस पर भी। लेकिन फिलहाल हम समझ लेते हैं कि ये जो 3 तरीके की रोम है ये क्या है। पहली रोम पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी रोम जिसको कोई भी बदल नहीं सकता, ना तो हम बदल सकते हैं, ना ही मैन्युफैक्चरर बदल सकता है। हम तो बदल ही नहीं सकते रोम में, लेकिन एक ऐसी रोम जो मैन्युफैक्चरर भी ना बदल पाए। मैन्युफैक्चरर भी ना बदल पाए का मतलब कि जैसे मैं गया था सैमसंग के मालिक के पास और उनसे कहा था कि 50 लाख रुपए लीजिए, और जहां पर ये लोगो है ना, जहां सैमसंग का लोगो है वहां मेरा लोगो लगा दीजिए। तो उसने कहा तथास्तु, ये काम हो जाएगा, 50 लाख रुपए दे दो हमें, हो गया काम। लेकिन अब मैं दोबारा गया, कहा मैंने एक सीडी खरीदी, मैंने एक डीवीडी खरीदी, और डीवीडी में क्या था कि एक मूवी थी, उस मूवी में प्रियंका चोपड़ा काम कर रही थी। हमें प्रियंका चोपड़ा पसंद नहीं थी। हमने कहा एक काम करते हैं, इस डीवीडी के मालिक के पास जाते हैं और इससे कहते हैं कि इस डीवीडी में जो प्रियंका चोपड़ा है इसकी जगह पर आलिया भट्ट लगा के दे दो, हमें प्रियंका चोपड़ा नहीं देखनी, मूवी हमें यही देखनी है। क्या होगा? क्या ये पॉसिबल है?
बताइए। हमने कहा एक काम करो यार, 1 करोड़ ले लो हमसे, लेकिन यार ये प्रियंका चोपड़ा हटा दो, ये आलिया भट्ट लगा दो यहाँ पर, है ना, शौक बड़े चीज। हमने कहा ये काम कर दो। उसने कहा भाई साहब एक काम करिए, उधर देखिए और निकल जाइए। मीन्स आप कितना भी अमाउंट देने को तैयार क्यों ना हो, ये पॉसिबल नहीं। नो एडिटिंग इज पॉसिबल। ये है आपकी पीरो, जिसमें ना तो मैन्युफैक्चरर ना आप मॉडिफाई कोई भी ना कर पाए, ये है पीरोम। पीरोम का दूसरा नाम रोम है। पीरोम बोले या रोम बोले, ये दोनों सेम है। दूसरा है ईपीरोम। ईपीरोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसमें हम तो बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन मैन्युफैक्चरर जरूर बदलाव कर सकता है। एडिटिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेस। वो यूवी रेस की मदद से डेटा को इरेज कर सकता है, वो है ईपीरोम। कौन इरेज कर सकता है? मैन्युफैक्चरर। ईईपीरोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें अगेन इरेज कर पाना पॉसिबल है, हमारे द्वारा नहीं, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। और मैन्युफैक्चरर यहां पर जिसका इस्तेमाल कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक सिग्नल। एडिटिंग पॉसिबल है, लेकिन किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से। सर एग्जाम्पल की मदद से बताइए कि कैसे इरेज हो रहा है। ईपीरोम, हम गए मैन्युफैक्चरर के पास, हमने कह लीजिए 50 लाख रुपए, और यहां पर जो बूटिंग के समय पर लोगो है बदल दीजिए। उसने कहा ठीक। क्या किया मैन्युफैक्चरर ने? अल्ट्रा वायलेट रेस से जो भी लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शंस, उनको हटाया, दोबारा से इंस्ट्रक्शंस को लिखा। यह है ईपीरोम, लेकिन किसकी मदद से? अल्ट्रा वायलेट रेस की मदद से यह काम किया। ईईपीरोम में क्या किया गया? यहां पर भी एडिटिंग पॉसिबल है, लेकिन किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से। इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या है? अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है? किसी भी डेटा को, किसी भी चीज को पकड़ के रखने का, है ना, ये काम होता है इलेक्ट्रॉन्स का। पकड़ के रख के रखने का काम है इलेक्ट्रॉन्स का। ईईपीरोम क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देता है और डेटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से रिमूव कर देता है। यह है आपका ईईपीरोम। जितनी भी आजकल की डिवाइसेस बन रही हैं, उन्हें सबको ईईपी रोम के कॉन्सेप्ट पर ही बनाया जा रहा है, और ईईपी कॉन्सेप्ट को एडवांस करके इसका नाम रखा गया फ्लैश मेमोरी। और अब फ्लैश मेमोरी की मदद से पेन ड्राइव बनाई जाती है, मेमोरी कार्ड बनाया जाता है, एसएसडी बनाई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से डेटा को इरेज किया जा सकता है ना। ये है आपकी क्या? फ्लैश मेमोरी। और यहां पर इतना आसान कर दिया गया कि अगर पेन ड्राइव में आपको कोई डेटा इरेज करना है तो आप खुद इरेज कर देते हैं, है ना, डिलीट करते इरेज कर देते हैं। तो वहां पर इस टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा आसान बनाया गया कि अब मैन्युफैक्चरर नहीं, यूजर भी कुछ डिवाइसेस में इरेज कर सकता है, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इस कॉन्सेप्ट को बोला गया फ्लैश मेमोरी। अब क्वेश्चन क्या उठता है, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन, रोम कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ईईपी रोम का एडवांस फॉर्म क्या है? आंसर है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में कितनी डिवाइसेस को रखा जाता है? यानी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी को बनाने के लिए फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। और जिस कंपनी की जितनी अच्छी फ्लैश मेमोरी, उस कंपनी की वो चीज उतनी ज्यादा बढ़िया। जैसे अगर आपको पेन ड्राइव लेनी हो या आपको मेमोरी कार्ड लेना हो अपने मोबाइल के लिए, तो आप देखेंगे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पेन ड्राइव मिल जाएंगे, जो कि सेम स्टोरेज के साथ होगी। 2 GB की पेन ड्राइव आपको 200 रुपए में भी मिल जाएगी, 2 GB की पेन ड्राइव आपको 1000 में भी मिल जाएगी, 2 GB की पेन ड्राइव आपको 1500, 2000, 3000 तक भी मिल जाएगी। ऐसा क्यों? डिपेंड करता है फ्लैश मेमोरी पर। जितनी बढ़िया फ्लैश मेमोरी होगी उतनी ही बढ़िया वो डिवाइस होगी। आपने देखा होगा, कभी आप पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करके देखिए,
एक तोशिबा की पेन ड्राइव ले लीजिए, एक लेनोवो की ले लीजिए, एक एसडी की ले लीजिए, अलग अलग कंपनी की पेन ड्राइव लेके देखिए, उसमें डेटा ट्रांसफर करके देखिए। किसी में डेटा शू करके ट्रांसफर हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। किसी में डेटा आपको दिख रहा होगा, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो इसका मतलब जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनकी अपनी स्पीड होती है, और ये डिपेंड करता है फ्लैश मेमोरी के ऊपर कि कौन सी डिवाइस कितनी तेजी से काम करती है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है डैम श्योर वो क्या है, सुनिएगा। ईईपी रोम की एडवांस्ड फॉर्म क्या है? तो आंसर है फ्लैश मेमोरी, नंबर 1। पेन ड्राइव को और किस नाम से जानते हैं? फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी। मेमोरी कार्ड को किस नाम से जानते हैं? फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव। एसएसडी को किस नाम से जानते हैं? तो फ्लैश मेमोरी या फ्लैश। तो आपको ये याद रखना होगा कि फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव भी होगी, मेमोरी कार्ड भी होगा और एसएसडी भी होगी। ये एसएसडी क्या है? व्हाट इज एसएसडी? सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल अगर आपने कोई नया कंप्यूटर या नया लैपटॉप परचेस किया होगा तो आपने देखा होगा इस बात को कि उस नए लैपटॉप में या तो सिर्फ एसएसडी मिलती है, हार्ड डिस्क नहीं मिलती, या सिर्फ हार्ड डिस्क मिलती है, एसएसडी नहीं मिलती, या एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों मिलती है। पहले सिर्फ हार्ड डिस्क हुआ करती थी, आजकल या तो सिर्फ एसएसडी वाले आपको लैपटॉप मिल जाएंगे या हार्ड डिस्क के साथ में एसएसडी, दोनों आपको मिल जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है हार्ड डिस्क में और एसएसडी में? हार्ड डिस्क को ही एडवांस किया गया और एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई जो कि है एसएसडी, जो कि सेम काम करती है कैसे? जैसे पेन ड्राइव काम करती है। हार्ड डिस्क में क्या होता था कि गोल 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 आवाज आती थी चलने की, उसमें प्लेटर्स लगे होते थे, सिलेंडर लगे होते थे हार्ड डिस्क में, ट्रैक थी, सेक्टर थी। और हार्ड डिस्क अगर आपके हाथ से छूट गई तो जो भी डेटा हार्ड डिस्क के अंदर है वो स्वाहा हो गया। लेकिन एसएसडी में ऐसा नहीं है, आप इसको बार बार गिराइए कोई दिक्कत नहीं, डेटा स्वाहा नहीं होगा। मतलब डेटा जो है वो लंबे समय तक टिकेगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इतना लाइफ स्पैन होता है आपके एसएसडी, है ना। तो ये है आपकी रोम के अलग अलग टाइप्स। तो आई होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है ना। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नीचे दी गई मेमोरीज में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो पहले नंबर की तेज है रजिस्टर, दूसरे नंबर की तेज मेमोरी है कैशे, और तीसरे नंबर की तेज मेमोरी है रैम। तो इसका मतलब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन में ढूंढेंगे रजिस्टर को। उसके बाद आप अगर वो नहीं है रजिस्टर तो आंसर लगाएंगे कैशे को, और ये नहीं है तो आंसर लगाएंगे रैम को। समझ में आए? तो ये हम पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। नंबर 1 रजिस्टर, नंबर 2 कैशे और नंबर 3 रैम। क्या यहां तक के सेशन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो पूछिएगा। तो ये रहा आज की मेमोरी का टॉपिक जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, जहां पर सिर्फ अभी तक हम लोग ने ये डिस्कस किया कि रैम क्या होती है, रैम के बारे में डिटेल में डिस्कशन हुआ, रैम के टाइप्स पर डिस्कशन हुआ, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस है, डायनेमिक रैम के एडवांस्ड फॉर्म में डिस्कशन हुआ जिसको एसडी रैम और डीडीआर के नाम से हमने जाना। वहीं रोम के बारे में डिस्कशन हुआ कि ये एक परमानेंट मेमोरी है, इसके बारे में कंप्लीट। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। रोम एक घर है जिसमें बायोस स्टोर होता है। रोम 3 प्रकार की है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ईपी रोम जहां पर अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से बदलाव होगा, और ईईपी रोम जहां पर बदलाव इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से होगा। और ईईपी रोम का एडवांस फॉर्म है फ्लैश मेमोरी, जिसमें पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एसएसडी आती है। लेकिन हमने बातों ही बातों में आपको यह भी बताया कि एक अलग तरीके की, एक चौथे तरीके की रोम भी होती है जिसे मास्क रोम बोलते हैं। उसके बारे में आगे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे।
और सबसे लास्ट में हमने आपको यह बताया कि इनमें से कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है। तो रजिस्टर सबसे नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर कैश और तीसरे नंबर पर रैम है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बाकी जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद इसके एमसीक्यूज को शुरू करेंगे ताकि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप कर पाए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।